आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जो 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट को दोबारा चुनना चाहते हैं। हर आदमी, हर युवा और हर बच्चे, हर बूढ़ों को ये जानना जरूरी है कि किस गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। हम लोग विशेषतः बात करेंगे बीजेपी गवर्नमेंट की। बीजेपी गवर्नमेंट ने 2019 से लेकर 2023 तक क्या क्या ऐसी चीजें की जो हमारे देश को बहुत ही आगे की तरफ ले गया। साथ ही साथ हम लोग ये समझेंगे 2019 के मैनिफेस्टो में बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रॉमिस किया था इस 5 वर्ष में करने के लिए। प्रारूप इसके बाद आपके पास एक निष्कर्ष हो जाएगा कि आपको 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी को चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो का जो मेन पर्पस है, जो मेन गोल है, वो यही रहेगा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने वो सारी चीज जो उन्होंने प्रॉमिस की थी वो उन्होंने किया है कि नहीं किया है। अगर हम लोग बात करें इनके जीरो टॉलरेंस प्रिंसिपल सिद्धांत की बात, जिन्होंने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में लिया था, तो 2016 में हमारे इंडिया में एक उरी अटैक हुआ था नियर कश्मीर में। ये अटैक हुआ था 18 सितंबर 2016 में, और ये अटैक किया गया था एक मुजाहिदीन मिलिटेंट ग्रुप था, उसके द्वारा इसको किया गया था। अब इसमें समझने वाली बात यह है, इसके बाद जब ये रिटेलिएशन हुआ था, जब ये अटैक हुआ था, उसमें लमसम 19 से 20 हमारे इंडियन सोल्जर्स मर गए थे। हमारे नियर कैंप के पास ये ब्लास्ट हुआ था, उसमें बहुत सारे सोल्जर्स मरे थे, अच्छे पोस्ट के अहदेदार लोग उसमें मरे थे। इन रिटेलिएशन 28 सितंबर को लमसम 10 से 15 दिन बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस पर एक मीटिंग बैठाई। उनके साथ मनोहर पारिकर जी भी थे और सारे कैबिनेट मिनिस्टर थे जो इस मामले में कंसर्न रख सकते थे। उन सब लोगों की एक समिति बनी, उसमें एक इन्वेस्टिगेशन हुआ। उसके बाद 28 सितंबर को एक उरी अटैक, एक सर्जिकल स्ट्राइक कैरी आउट किया जाता है, जिसमें लमसम 150 पाकिस्तान के स्पॉन्सर मिलिटेंट्स को मार गिराया गया था। तो ये एक बहुत ट्रिमेंडस एग्जांपल था जीरो टॉलरेंस का। अगर हम लोग जीरो टॉलरेंस की बात करें तो जीरो टॉलरेंस का एक दूसरा बहुत बड़ा उदाहरण ये हुआ जब पुलवामा में अटैक हुआ, जिसमें लमसम 40 सीआरपीएफ जवान मरे। पुलवामा के नेशनल हाईवे, जम्मू एंड श्रीनगर के नेशनल हाईवे पे हमारी जवान की बटालियन की एक ट्रक जा रही थी, उसमें एक सुसाइड बॉम्ब प्लान किया गया और उस बॉम्ब के फटने से लमसम 40 हमारे सीआरपीएफ जवान मारे गए। परिणाम स्वरूप हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो फैमिलीज को, उनके पर्सनल जो जवान पर्सन मरे थे, उनकी बॉडीज को, फैमिली को रिस्पेक्टिवली भेजा गया, उनके नेटिव प्लेस पे भेजा गया उनके क्रिमेशन के लिए। साथ ही साथ पंजाब गवर्नमेंट ने 12 लाख का मुआवजा उन परिवारों को दिया जिनके जवान, जिनके बच्चे, जिनके पर्सनल्स जो बॉर्डर पे थे, जिनकी डेथ हुई थी पुलवामा अटैक में। साथ ही साथ उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि उन सारे फैमिली मेंबर्स को, जो जवान मरे थे, उनके फैमिली मेंबर्स के किसी भी आदमी को हम लोग सरकारी जॉब भी देंगे। साथ ही साथ FATF ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया और उनको कहा कि 2018 का जो हमारा कंडीशंस था, जो 27 कंडीशन था, आप इसको कंप्लाई कीजिए, तब जाके हम आपको ब्लैक लिस्ट रिमूव करेंगे। साथ ही साथ इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस से रिमूव किया। अलॉन्ग विद दैट कुछ दिनों बाद इंडियन जवान पर्सनल सीआरपीएफ ने वहां के 4 से 5 मिलिटेंट्स को मार दिया। तो ये बहुत एक बेहतरीन एग्जांपल हुआ जीरो टॉलरेंस का। जीरो टॉलरेंस से संबंधित इंडियन ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का निर्माण किया। अब नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का निर्माण बहुत पहले ही इसके रिकमेंडेशन दिया गया था, जब कारगिल रिव्यू कमेटी आई थी। कारगिल रिव्यू कमेटी 2000 में बहुत सारे सजेशंस दिए गए किस तरीके से अपने नेशन को प्रोटेक्ट कर सकते थे, बट वो ऑपरेटिव नहीं हुआ। बट जब एनडीए की गवर्नमेंट आई, जब बीजेपी गवर्नमेंट है, तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पे काम किया गया। इससे संबंधित एडवाइजरी बोर्ड फॉर्मुलेट किया गया और बहुत सारे बोर्ड्स और एक्शन बॉडी स्टैब्लिश किया गया। अगर हम लोग बात करें सोल्जर वेलफेयर की, कि सोल्जर के वेलफेयर में पुरानी गवर्नमेंट ने क्या किया और नई गवर्नमेंट ने क्या किया, तो हर पिछले 20 दशकों से हमारे सोल्जर्स की 1 रैंक पेंशन की मांग थी, 1 रैंक पेंशन की मांग थी। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने, ये इतिहास का सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस हुआ 7 नवंबर को, कि बीजेपी गवर्नमेंट ने 1 रैंक पेंशन को एक्सेप्ट किया और उसका 2 इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी सोल्जर्स के अकाउंट में डाला जा चुका है। 3 मई 2017 को 7th सेंट्रल पे रिकमेंडेशन आया सोल्जर्स के अलाउंसेस को बढ़ाने के लिए। एनडीए गवर्नमेंट ने उसको भी एक्सेप्ट किया। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे सोल्जर्स जवान पे सेंसिटिव केसेस पे काम कर रहे हैं, उनके साथ साथ बहुत सारी और सब कैटेगरीज है सोल्जर्स की, उनके अलाउंसेस में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक हाइक की गई है, बढ़ाया गया है उनकी सैलरी। साथ ही साथ जो सोल्जर्स रिटायर्ड होते हैं, पहले कहा जाता था उनको बाइकआउट कर दिया जाता था, उनको छोड़ दिया जाता था। मुझे पहले की कहानी नहीं पता है, बट इस गवर्नमेंट ने जो एक्स सर्विस थे, जो आर्मी को छोड़े, जो रिटायर्ड हुए,
उनके लिए उन्होंने पॉलीक्लिनिक की सुविधा की, उनके लिए हॉस्पिटल की सुविधा की, उनके इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम की सुविधा की, जिससे उनको सहूलियत हो पाए उनकी आफ्टर रिटायरमेंट की जर्नी। साथ ही साथ उनको कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब दिलाने के भी इंडियन एनडीए गवर्नमेंट ने भी प्रयास किया, और ये अपने में ही बहुत बड़ा बिगेस्ट अटेम्प्ट था एनडीए गवर्नमेंट का अंडर सोल्जर वेलफेयर में। एनडीए गवर्नमेंट ने एक और बहुत बड़ा काम किया, एक स्कीम इन्होंने लॉन्च की। इस स्कीम का पर्पस ये था कि जितने भी एक्स सर्विसमैन थे जो रिटायर्ड हुए या फिर किसी वजह से उन्होंने रिटायरमेंट को परस्यू किया, क्योंकि एक टर्म के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, उसके पहले अगर आप आर्मी को छोड़ते हैं तब आपको रिटायरमेंट नहीं बोला जाएगा, तब आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो जितने भी रिटायर्ड लोग थे, जितने भी डिसेबल्ड लोग थे आफ्टर रिटायरमेंट, तो उनके लिए एक स्कीम लाई गई। उस स्कीम का नाम था एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। इस स्कीम के अंदर जितने भी एक्स सर्विसमैन थे उनको हेल्थ की सुविधा दी गई, उनके लिए एक अलग हॉस्पिटल बनाया गया। साथ ही साथ उस स्कीम के अंतर्गत जितने भी एक्स सर्विसमैन थे उनको गवर्नमेंट जॉब में, उनके लायक गवर्नमेंट जॉब को भी अलॉट किया गया और उनको गवर्नमेंट जॉब में भी भेजा गया। साथ ही साथ अगर वो किसी भी सीवियर सर्जरी करवाते हैं, कोई भी सीवियर प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो उसमें उनको बहुत बड़ा एक मुआवजा आप कर सकते हैं, बहुत बड़ी छूट मिलती थी। वो छूट की कीमत लमसम 50 लाख तक की है, और ये पहले नहीं था। अब 2019 के मैनिफेस्टो में बीजेपी गवर्नमेंट ने CAA के बारे में भी बोला था। CAA मतलब कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये एक्ट बेसिकली इसका पर्पस था रेफ्यूजीज से रिलेटेड लॉ बनाने का, जिसके संबंधित में बहुत सारे दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए CAA NRC को लेके, और आज भी चलता हुआ आ रहा है। तो इस बिल को, इस एक्ट को कानून बनाया गया था और इस बिल को पास किया गया था 11 दिसंबर 2019 में। साथ ही साथ 12 दिसंबर को उस पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एसेंट भी आ गया था, और गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम इसको 10 जनवरी 2020 से पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट कर देंगे। बट बहुत सारे ओकेशंस, बहुत सारे कारणों की वजह से इस रूल को अभी भी इफेक्टिव नहीं किया गया है। उसका एक कारण भी हो सकता है जो कि प्रोटेस्ट हमारे दिल्ली में चल रहा है। तो अपने गवर्नमेंट ने अपना पार्ट प्ले किया, इसको इन्फोर्स करवा दिया, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, इसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट से पास भी करा दिया। बट फॉर द टाइमिंग ये अभी हमारे इंडिया में एक्टिव नहीं है। अगर हम लोग बात करें 370 और 35A, जो कि एक स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू एंड कश्मीर को, अगर उसकी रिवोकेशन की बात करें तो हमारे एनडीए गवर्नमेंट एक पहली गवर्नमेंट थी जो 6 अगस्त 2019 को उन्होंने स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर से छीन लिया और उसको एक नॉर्मल स्टेट बना दिया। यहाँ तक कि वो पहले यूनियन टेरिटरी थी, बट उसको स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी बात चल रही है उसको दोबारा यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट करने में। बट जो रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, जो 370 को हटाने की बात थी, ये बहुत ही पुरानी, लमसम 20 से 25 साल 30 साल पुरानी बात थी। बट इसको पॉसिबल करने वाला केवल एनडीए गवर्नमेंट रहा, बीजेपी गवर्नमेंट रहा। बहुत सारे टैक्टिक्स इसमें लगे, बहुत सारे इसमें काउंसिल्स लगे, बहुत सारे इसमें ऑपरेशन लगे। फिर इसको रिमूव करके इसके ऊपर एक कानून बना दिया गया कि अब ये 370-35A का जो कुछ क्लॉजेज है ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। जो क्लॉजेस थे 370-35A के, जो स्पेशल स्टेटस देते हैं जम्मू एंड कश्मीर को, और जम्मू एंड कश्मीर को रिवोकेशन होने से पहले बोला जाता था कि ये पाकिस्तान का है। तो ये रिवोक होने के बाद कहीं ना कहीं हमारे इंडियन सिटीजन्स के अंदर ये थॉट आ गया कि अब जम्मू एंड कश्मीर हमारा हिस्सा है। फिलहाल वो पहले भी हमारा हिस्सा था, बस उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जो कि अब रिमूव कर दिया गया एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये भी समझना जरूरी है कि एनडीए गवर्नमेंट ने कितनी फार्मर्स के वेलफेयर से संबंधित काम किया। अब इसमें सबसे टॉप पे है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिल के एक स्कीम बनाई। उस स्कीम इस प्रकार है, पहला स्कीम था सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम था, इसके अंतर्गत जो यूनियन गवर्नमेंट थी वो बहुत सारी योजनाएं ले आए यूनियन बेसिस पे, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, खेलो इंडिया। साथ ही साथ जो हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, इसमें यूनियन तथा स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था। और इसमें इन्वॉल्वमेंट इस प्रकार का था कि जितने फार्मर्स थे उनको योजनाओं के तहत बहुत सारे उनके वेलफेयर में काम किए गए, उन योजनाओं के तहत उनको पैसा दिया गया। अब इसमें सर्वोच्च पे पीएम किसान सम्मान योजना है। पीएम किसान सम्मान योजना के अंतर्गत हर साल 6,000 रुपए किसानों के खाते में डाला जाता है। साथ ही साथ उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है, जितने भी क्रॉप, जितने भी फार्मर्स के फैमिली होते हैं, और उनको कल्टीवेशन में लगने वाला जो चीज़ें होती है उससे भी संबंधित सपोर्ट किया जाता है। अब मैं आपको एक बहुत ग्राउंड रियलिटी बताऊं तो हर एक गांव में एक फर्टिलाइजर का सचिव होता है।
फर्टिलाइजर का सचिव मतलब एक सरकारी फर्टिलाइजर खाना होता है जिसमें फार्मर्स जाके एक फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं, वो भी बड़े कम दाम पे गवर्नमेंट के स्कीम पे। और अगर वो लोग कहीं प्राइवेट खरीदने जाते हैं तो वो भी महंगा पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं, अगर एक यूरिया की कीमत 8 रुपए किलो है तो गवर्नमेंट स्कीम पे वो उनको 4 रुपए 3 रुपए में ही मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक मदद थी, एक बहुत बड़ा सपोर्ट था एनडीए गवर्नमेंट की सरकार में फार्मर्स के प्रति, और एक बहुत बड़ा स्टेप था फार्मर वेलफेयर में। अगर हम लोग बात करें राम मंदिर की, राम मंदिर बनवाना भी एनडीए गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में था, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर द्वारा पारित कर दिया गया है कि अयोध्या में राम मंदिर ही बनेगा, वो प्रॉपर्टी राम मंदिर को ही बिलोंग करती है। बट इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है ये तो काम जुडिशरी की थी। बट जो सपोर्ट में आर्गुमेंट किया गया वो स्टेट द्वारा ही किया गया था, सेंट्रल स्टेट द्वारा ही उसमें आर्गुमेंट किया गया था कि इसको इस जगह पे राम मंदिर ही बनना चाहिए, जो कि उनकी मैनिफेस्टो में बीजेपी के लिखा हुआ था, और परिणाम स्वरूप वहां पे राम मंदिर ही बना। अब राम मंदिर के साथ साथ एनडीए गवर्नमेंट ने फिशरीज को भी प्रमोट किया अपने इंडिया में। फिशरी से संबंधित उन्होंने इसको मास लेवल पे करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बताई। अब पहले क्या होता था, जो लोग फिशरी करते थे, जो लोग मछली पालन करते थे, गांव में क्या होता था, उनकी मछलियों को जबरदस्ती कभी कभी उनको उस पॉन्ड में जहर मिला दिया जाता था। तो उससे क्या होती थी, मछलियां मर जाती थी और फार्मर का बहुत बड़ा नुकसान होता था। तो उसके संबंधी में बीजेपी गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया जो इसको रेगुलेट करता है फिशरीज को, साथ ही साथ पनिशमेंट भी बनाया अगर उसके संबंधी कोई आर्बिट्री एक्शन हो रहा है। साथ ही साथ उसमें इंश्योरेंस और क्या कहते हैं कंपनसेटरी लॉ को भी लागू किया फिशरीज को प्रमोट करने के लिए। यहाँ तक कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर, ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने ये भी प्रॉमिस किया कि हम फिशरीज को इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रमोट करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन अपने में ही एक बहुत बड़ा विषय है और एक बहुत चिंता का विषय है। तो एनडीए गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 से रिलेटेड एक स्कीम बनाई। इस स्कीम का पर्पस और एम ये था कि जितने भी विलेजेस हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, वो लमसम 4 से 5 लाख 10 लाख विलेजेस तक एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें लमसम 4 लाख विलेजों में ओडीएफ की सुविधा कर दी गई है। ओडीएफ अगर हम लोग सरल भाषा में समझे, डस्टबिन। हमारे डस्टबिन भी काफी प्रकार का होता है। उसमें डस्टबिन सबसे पहला होता है सॉलिड डस्टबिन, सॉलिड वेस्ट डस्टबिन, दूसरा लिक्विड वेस्ट डस्टबिन, और तीसरा जो नॉर्मल वेस्टेज होते हैं जैसे पन्नी हो गया, ये सारी चीजें हो गई, उन सारे लोगों के लिए भी एक डस्टबिन होता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने लमसम 4 लाख प्लस ओडीएफ व्यवस्था कर दी गई है कम से कम 80% गांवों में हमारे इंडिया के। तो अपने में ही ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि हमारे इंडिया में इतने कम समय में स्वच्छ भारत अभियान को इतने बड़े लेवल पे प्रमोट किया गया। ओडीएफ की व्यवस्था लमसम 4 लाख प्लस गांवों में कर दी गई है। अगर हम लोग 4 लाख प्लस गांव को अगर हम लोग परसेंटेज वाइज जोड़े तो 100 में से 80% गांव में हमारे आज ओडीएफ की व्यवस्था है, जो कि पॉसिबल हो पाया है केवल बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा। बीजेपी गवर्नमेंट ने एक और मिशन लाया है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का पर्पस और एम केवल एक था कि हर घर में टैप वाटर हो, हर घर में एक स्वच्छ वाटर हो। अगर हम लोग पुराना रिकॉर्ड देखें तो हमारे पूरे देश में लमसम 19 लाख से ज्यादा घर हैं। अब इस घर में सब घर हो सकते, बट एक मोटा रिकॉर्ड 19 लाख का है। ठीक है, 19 लाख घरों में अभी तक एक स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं थी। बट 2019 के बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने ये पॉसिबल कर दिया है कि लमसम 71% घरों में टैप वाटर की सुविधा है, 71% घरों में एक स्वच्छ पानी की सुविधा है, 71% घरों में खाना बनाने का, उसको यूज करने का, खाने में उसको पीने का, उसको रखने का व्यवस्था कर दिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। अगर हम इसको नंबर में बात करें तो लमसम 13 लाख प्लस हाउस होल्ड्स में आज टैप वाटर की स्वयं एक सुविधा है। और ये अपने में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक हिस्ट्री हो गया है, क्योंकि इतने कम समय में हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाना एक चैलेंजिंग का काम है, जिसको बीजेपी गवर्नमेंट ने करके दिखाया है। जब भी गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ती है तो इलेक्शन के बाद हर गवर्नमेंट ये प्रयास कर सकती है जितनी ज्यादा हो सके हम अपने सिटीजन्स को सुविधा दें, जितनी ज्यादा हो सके हम उनको एक जीरो नॉन इनकन्वीनियंस दें,
ये सारा प्रयास हर गवर्नमेंट करती है, कुछ उसमें खड़ी हो जाती है, कुछ उसमें फेल हो जाती है। नो डाउट बीजेपी ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, हमने वो सारे अच्छे काम आज देखे भी हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी थी, ये रिसर्च वीडियो थी, जिसमें हम लोगों ने ये देखा बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या क्या अच्छे काम किए हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किया जाए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर किया जाए। चैनल का थीम अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारी नेक्स्ट वीडियो इस पे होगी, क्यों हमको बीजेपी को ना चूज करना जाए, क्यों हम बीजेपी को ना चूज करें। उसकी सारी गलतियां भी हम लोग देखेंगे, कहाँ का उसने मिस्टेक किया, क्या क्या चीजें उन्होंने छोड़ी, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टे ट्यून एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडे।